जिक्र गुजरात का तो गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदार आंदोलन का समापन। राजकोट, जामनगर, खंभालिया, पोरबंदर, द्वारका में नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पाटीदार आंदोलन का केंद्र बने हुए थे सौराष्ट्र के 11 जिले और इसी क्षेत्र में दलित ओबीसी आंदोलन बीजेपी की चिंता का विषय बना हुआ था। क्षेत्र की 54 सीटों में कांग्रेस के पास 30 हैं, जबकि बीजेपी के पास 23 सीटें हैं। इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से वोटों का गणित बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आम आदमी पार्टी अगर किसी के वोटों को डैमेज करेगी तो वो किसके होंगे। कांग्रेस इसलिए वहां सचेत और इसलिए कांग्रेस कह भी रही है कि आम आदमी पार्टी इस रेस में नहीं। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में अमूल मिल्क कोऑपरेटिव का असर। दरअसल 2017 में आणंद जिले की 7 में से 5 सीटें कांग्रेस ने और महज 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी। आणंद जिले के हर गांव में सहकारिता की जड़ें बेहद गहरी हैं। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव से गहराई से जुड़े हैं हर गांव के लोग। पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का ये गृह जिला है आणंद, और कांग्रेस को इस बार आणंद में 2017 से ज्यादा सीटों की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर मानो सस्पेंस पूरे तरीके से खत्म होता हुआ। इकबाल सिंह बैंस बने रहेंगे एमपी के मुख्य सचिव। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को मिला 6 माह का सेवा विस्तार, यानी कि 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। 31 मई 2023 तक बढ़ाया गया सीएस बैंस का कार्यकाल। पहले आज सेवानिवृत्त होने वाले थे मुख्य सचिव इकबाल सिंह। एमपी कैडर के 1985 बैच के आईएएस अफसर हैं इकबाल सिंह बैंस, जिनको 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। और एमपी के अंदर नए मुख्य सचिव कौन होंगे, ये सस्पेंस पूरे तरीके से अगले 6 महीने के लिए खत्म हो गया। और बात करते महाराष्ट्र की, जहां पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले उनके हाथ से सत्ता गई और अब आय से ज्यादा संपत्ति मामले में 8 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। याचिका में उद्धव के अलावा उनकी पत्नी रश्मि और आदित्य ठाकरे का भी नाम है। याचिकाकर्ता ने की है तीनों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग। दरअसल मुंबई निवासी गौरी भिड़े की याचिका में आरोप लगाया गया है तीनों ने आय के आधिकारिक स्रोत के रूप में कभी भी किसी विशेष सेवा, पेशे और व्यवसाय का खुलासा नहीं किया है। फिर भी उनके पास मुंबई, रायगढ़ जिले में संपत्ति है जो अरबों की हो सकती है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है पुनर्विचार याचिका। 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती दी गई है। इसमें 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था गैंगरेप के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। बिल्किस बानो के वकील ने सीजीआई के समक्ष मामले का उल्लेख किया और इस पूरे मामले में जिस तरीके से 11 दोषियों को रिहा किया गया, समय से पहले रिहा किया गया, उस पूरे फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री विकास योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं। विकास योजना के तहत 53 परियोजनाओं की शुरुआत की गई। 29 परियोजनाएं पूरी हो चुके हैं, यानी कि 50% से ज्यादा परियोजनाएं जो 7 साल पहले एग्जीक्यूट की गई थी वो पूरी हो चुकी हैं। 12 इस वर्ष पूरी होने की संभावना है। राज्य की बाकी परियोजनाएं 2023 में पूरे होने का लक्ष्य है, यानी कि जितनी भी योजनाएं 7 साल पहले जमीन पर उतारी गई थी, जिनका भूमि पूजन किया गया था, अब उनके लोकार्पण का वक्त और माना जा रहा है कि 2023 तक तमाम परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। 53 परियोजनाओं पर सरकार खर्च कर रही है 58,477 करोड़ रुपए। और बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के इंटरव्यू की। दरअसल इंटरव्यू में छपा है कि आतंक फैलाकर लोगों में डर पैदा करके चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के सामने झुकने की जरूरत होती है। यहां रोजाना 10-20 घरों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं। रामपुर के पुलिस थाने के लॉकअप स्थानीय लोगों से भरे पड़े हैं। मुझे यहां वोट का अधिकार नहीं, लेकिन राष्ट्रीयता पर असर नहीं।
अच्छी बात है कि मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में बीजेपी जुटी हुई है। अब ये बनती जा रही है मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी। चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया है। 1989 की तियानमेन चौक नरसंहार के बाद संभाली थी सीसीपी की कमान। जियांग जेमिन ने 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। ल्यूकेमिया बीमारी से पीड़ित थे पूर्व राष्ट्रपति जेमिन और इस कारण शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। करीब एक दशक तक चीन पर शासन किया था जियांग जेमिन ने 1996 में कश्मीर मुद्दे पर भी बयान दिया था। पाकिस्तानी संसद में दिए अपने संबोधन में कहा था कि अगर कुछ मुद्दों का हल ना निकल रहा हो तो उन्हें ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच सामान्य संबंधों के रास्तों पर आगे बढ़ा जा सकता है। इस दौरान पाकिस्तान ने किया था पूर्व चीनी राष्ट्रपति की बात का जमकर विरोध। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते की तारीख तय हो गई है। 29 दिसंबर से लागू हो चुका है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फारेल ने इसकी घोषणा कर दी है। राजदूत ओ'फारेल ने ट्वीट कर कहा कि तारीख तय हो चुकी है। 29 दिसंबर को लागू होगा आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। दोनों देशों के बीच नए बाजार पहुंच के अवसर प्रदान होंगे और यह समझौता आने वाले दशकों में दोस्ती को सुरक्षित करेगा। यानी कि लगभग एक महीने बाद से यह समझौता लागू हो जाएगा। जो भी कहिए कि नए साल के साथ एक नया समझौता भारत और अमेरिका के बीच दिखाई देगा। पाकिस्तान दौरे पर इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर वायरस का हमला हुआ है। टेस्ट मैच से पहले कप्तान बेन स्टोक्स समेत कई खिलाड़ी बीमार हो गए हैं। इंग्लैंड की टीम के 14 सदस्यों को टीम होटल में आराम करने को कहा गया है। आज इंग्लैंड के महज 5 खिलाड़ियों ने अभ्यास किया है। जानकारी के मुताबिक खिलाड़ियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं। टीम मैनेजमेंट को खिलाड़ियों के 24 घंटे में ठीक होने की पूरी उम्मीद है। दोनों टीमों के बीच कल से रावलपिंडी में होनी है टेस्ट सीरीज की शुरुआत, लेकिन क्या अब वाकई में कल से इसकी शुरुआत होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं हिंदुस्तान टाइम्स में मल्लिकार्जुन खड़गे के इंटरव्यू की, जिसमें छपा है कि बीजेपी फैला रही नफरत, लोगों को जोड़ रही भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस में इस समय नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। कांग्रेस को सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा भी है और उनका पूरा समर्थन भी है। राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच विवाद पर खड़गे ने कहा, हम पार्टी में ऐसे मामले ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने बकायदा उनको ब्रीफ किया है। केसी वेणुगोपाल जयपुर आए, उस दौरान एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, हाथों को एक बार फिर मिलवाया गया। फीडबैक वो दिल्ली लेकर गए और मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा राजस्थान को लेकर ब्रीफ भी उन्होंने किया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वार्षिक आम सभा की बैठक आरसीडीएफ की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक सुषमा अरोड़ा ने अध्यक्षता की। 29वीं वार्षिक आम सभा बैठक में जताया गया मुख्यमंत्री गहलोत का आभार। दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किए जाने पर आभार व्यक्त किया गया। साल 2018 और 19 से 2021-22 की अवधि में 93.50 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। इसमें से जिला दुग्ध संघों को बोनस के रूप में 9 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए। फेडरेशन के इस निर्णय से लाखों दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। फेडरेशन के 40 साल के इतिहास में यह दूसरा ऐसा मौका है जब जिला दुग्ध संघ को भी लाभांश दिया जाएगा। अरोड़ा ने बताया कि इन दिनों रोजाना 35 लाख लीटर दूध संकलित हो रहा है। उन्होंने जिला दुग्ध संघों को इसे बढ़ाकर 50 लाख लीटर करने का लक्ष्य दिया है। बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान भी पारित किया गया। प्रदेश हरित क्रांति की दिशा में बढ़ाया गया बड़े कदम। इस वित्तीय वर्ष में गहलोत सरकार उठाएगी बड़े कदम। तिलहन उत्पादन में करीब 12 लाख टन यानी कि 39.76% की बढ़ोतरी संभव है।
28.92 लाख टन के मुकाबले 40.42 लाख टन का होगा तिलहन उत्पादन। बात अगर गन्ने के उत्पादन की जाए तो गन्ने का उत्पादन 3.21 लाख टन के मुकाबले इस बार बढ़ोतरी के साथ ये लगभग 6.54% की बढ़ोतरी है और उसके साथ 3.42 लाख टन के आसपास होगा। वहीं 10.03 लाख टन के मुकाबले 14.28 टन ग्वार का उत्पादन होगा और ये उत्पादन में लगभग 42.37% की बढ़ोतरी होगी। इसी तरीके से 24.82 लाख बेल्स के मुकाबले 28.97 लाख बेल्स रुई का उत्पादन होगा। करीब 6 लाख बेल्स यानी कि 16.72% उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। 3 दिसंबर शनिवार को भी बनेंगे पासपोर्ट। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर के अधीन कार्यालयों में बनेंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र जयपुर, सीकर, जोधपुर और उदयपुर में बनाए जाएंगे पासपोर्ट। इसके लिए जारी किए जा रहे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले से अपॉइंटमेंट ले चुके आवेदक भी 3 दिसंबर के लिए करा सकते हैं रीशेड्यूल। पासपोर्ट की बढ़ती वेटिंग के चलते शनिवार को पासपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया। जरा सोचिए, दवा है एलर्जी की और नशे की डोज के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। राजधानी में दवा की आड़ में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है। एविल की दवा जो अमूमन एलर्जी अगर किसी को होती है तो उसको दी जाती है और इंजेक्शंस भी हैं, उनका इस्तेमाल अब एलर्जी के पेशेंट राहत लेने के लिए नहीं बल्कि जो नशे के आदी हैं वो नशे की तलब को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स डिपार्टमेंट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ है। दरअसल जयपुर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई, उसमें बड़ा खुलासा हुआ। एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं का भी अवैध तरीके से बेचान होता था। एक नामी मनोचिकित्सक के यहां पर भी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अफसरों ने पूरा रिकॉर्ड सीज कर दिया है। दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल बाजार धड़ाम है और इतिहास में निचले स्तर पर चल रहा है। उससे इतिहास हिंदुस्तान एक नया ही नजर आ रहा है। हिंदुस्तान इतिहास रच रहा है। इतिहास में पहली बार सेंसेक्स 63,000 के पार पहुंच गया है। आज सेंसेक्स में 400 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 471.81% अंकों की बढ़त के साथ 63,099.65 स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात कर लीजिए। निफ्टी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचकर 18,758 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी 140.30 अंकों की तेजी के साथ 18,758.35 के स्तर पर बंद हुई। जानकारों को माने तो दिसंबर के अंत में निफ्टी 19,000 का स्तर क्रॉस कर सकती है। शेयर बाजार में 7 दिनों में निवेशकों की बम्पर कमाई हुई। 21 नवंबर के बाद से शेयर बाजार में करीब 2,000 अंकों की तेजी देखने को मिली है, जबकि निफ्टी में करीब 600 अंकों की तेजी आ चुकी है। वहीं निवेशकों को 7.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा देखने को मिला है और हिंदुस्तान में हो सकता है कि ये बूम बाजार और भी ज्यादा बूम करता हुआ नजर आए, क्योंकि दिसंबर के बाद नए साल की शुरुआत होती है और नया साल हमेशा शेयर मार्केट के लिए शुभ संकेत लेकर आता है। उसके बाद बजट सेशन, जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और हो सकता है कि इस बजट सेशन तक ये बाजार 20,000 के पार हो जाए। और बात करते हैं 2 हवा में उड़ती एयरलाइंस के एक होने की कहानी की। दरअसल एयर इंडिया और विस्तारा के विलय की तैयारी हो गई है। टाटा सन्स की 74.9%, सिंगापुर एयरलाइंस की 25.1% भागीदारी फिलहाल टाटा सन्स के पास है। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी, विस्तारा में टाटा सन्स के 51% के आसपास, सिंगापुर एयरलाइंस के 49% शेयर हैं। दोनों के विलय से बनेगी देश की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस।
रेप के आरोपी को पकड़ने छत्तीसगढ़ पहुंची झारखंड पुलिस। छत्तीसगढ़ के नेता पर झारखंड की लड़की से दुष्कर्म का आरोप था। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कई बार लड़की से दुष्कर्म किया गया। लड़की ने एक डायरी में दर्ज की रेप करने वालों की गिनती। पूर्वी सिंहभूम जिले में 2019 में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ और पुलिस की चार्जशीट में एक नेता सहित 10 आरोपी, 5 गिरफ्तार किए गए। नेता को पकड़ने 5 बार छत्तीसगढ़ जा चुकी है झारखंड पुलिस और पुलिस के पहुंचने पर हर बार फरार मिलता है आरोपी नेता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।